26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। यानी 26 जनवरी 1950 के पहले का भारत कुछ और था, 26 जनवरी 1950 के बाद का भारत कुछ और है। एक ऐसी विभाजन रेखा जिसने एक लोकतांत्रिक, समावेशी, न्यायप्रिय भारत बनाने, राष्ट्र बनाने के लिए एक नया मुकाम शुरू करने की कोशिश की। आज हम आजादी के 75वें साल में जी रहे हैं। आज यहां ठहर कर बात करें तो इन संविधान लागू होने के बाद के दशकों की सबसे महत्वपूर्ण घटना जिस पर हम बात कर रहे हैं वह है मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लागू होना। मंडल के पहले का भारत कुछ और था, मंडल के बाद का भारत कुछ और था। आज किताबों की पाठशाला के खास एपिसोड में पिछले एपिसोड से अधूरी रह गई बातों को आगे बढ़ाएंगे। इस एपिसोड में मंडल कमीशन की सिफारिशों पर बात होगी, इसलिए अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो पहले वो देखिए और फिर इस वीडियो में आपका स्वागत है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अगर विस्तार में आपने अब तक पढ़ा है, फिर से कह रहा हूं, वीडियो मेरी पिछले नहीं देखे हैं तो वो वीडियो पहले देखिए। और वहां मैंने 12वें अध्याय तक बात की है कि कैसे रिपोर्ट बनी, कैसे कौन कौन से इतिहास में अब तक के पड़ाव रहे हैं और उन पड़ावों में जाति कैसे काम करती है, उनके आंकड़े कैसे थे, कैसे आंकड़े नहीं मिले, राज्यों और केंद्र में अलग अलग स्थितियां क्या क्या हैं, फिर मंडल कमीशन ने कैसे आंकड़े जुटाए हैं, सर्वे कैसे किए हैं, क्या क्या उनके पास आंकड़े मिले हैं, और फिर उस सब के आधार पर 12वें अध्याय तक का विश्लेषण आपने इस पिछली वीडियो में देखा। आज उसी का भाग लेकर आपके बीच में आया हूं जिसमें हम सिफारिशों पर बात करेंगे। ये सबसे जरूरी बात है और यही वह संकेत आपको मिलेगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट का लागू होना आजाद भारत की सबसे बड़ी परिघटना थी। इसके पहले का भारत कुछ और था, इसके बाद का भारत कुछ और है। और अगर ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट की अनुशंसाएं मुकम्मल ढंग से लागू हो जाए तो ये भारत ऐसा मुल्क तो जरूर बन जाएगा जिसमें सबको सबके हिस्से का न्याय मिले, समानता मिले। इसलिए गैर बराबरी विषमता के खिलाफ बराबरी व समानता के दस्तावेज का नाम है मंडल कमीशन। इस मुल्क के मुकम्मल होने के लिए सबसे बड़े किताब का नाम है मंडल कमीशन। गीता, बाइबल, कुरान, इन सारी किताबों को किनारे कर दीजिए। एक दो किताब अगर अपने घर में रखनी हो तो भारत के संविधान के बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट रखिए। आप एक बेहतर नागरिक बनेंगे, मनुष्य बनेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्यों मैं ये बातें कह रहा हूं। वह बातें अध्याय 13 मंडल कमीशन की सिफारिशों पर आधारित है। इसमें 13वें अध्याय के सबसे पहले बिंदु में ऐसा लगता है कि अन्य पिछड़े वर्ग का उत्थान बड़े पैमाने पर गरीबी खत्म करने की व्यापक राष्ट्रीय समस्या का हिस्सा है। यानी अगर आप गरीबी उन्मूलन की बात करते हो और मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपके जिक्र में नहीं है तो फिर आपकी बात बेकार है। यह केवल आंशिक रूप से सत्य है क्योंकि गरीबी आप बिना जाति को खत्म किए नहीं खत्म कर सकते। ओबीसी का वंचित या पृथक होना व्यापक राष्ट्रीय मसले का एक विशेष मुद्दा है। यहां बुनियादी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन और गरीबी जाति आधारित बाधाएं हैं। यह बाधाएं हमारे सामाजिक ढांचे से जुड़ी हुई हैं। इन्हें खत्म करने के लिए ढांचागत बदलाव की जरूरत है। मंडल कमीशन के सिफारिशों की पहली बात ढांचागत बदलाव। अगर आप इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं लाते, आप पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करते तो आप न तो गरीबी मिटा सकते हैं, न भ्रष्टाचार मिटा सकते हैं, न सबको न्याय दे सकते हैं। इसलिए जो लोग जाति पर बात किए बिना न्याय, गरीबी, भुखमरी, बेकारी मिटाने की बात करते हैं वो उथला है। ये पहली बात कह रहे हैं। ढांचागत बदलाव पहली सिफारिश। आरक्षण वाला बिंदु 13वें अध्याय के दूसरे पॉइंट से शुरू होता है जिसमें तमाम जो तर्क है आरक्षण विरोधी उनका जिक्र इसमें किया गया कि चंद हजार नौकरियां अगर मिल जाएंगी ओबीसी तबके को, अगर आरक्षण लागू हो जाएगा तो क्या 52% आबादी को बहुत कुछ मिल जाएगा। फिर दूसरा तर्क है कि भाई जो पहले से मजबूत लोग हैं वही आरक्षण का लाभ लेंगे, बाकी लोगों का मनोबल गिरेगा। तीसरे बिंदु में सिफारिश कह रही है कि उपरोक्त सभी तर्क वितर्क विचारों के आधार पर है, उचित है, मगर यह तर्क अभिजात्य वर्ग के हैं जो अपना विशेषाधिकार बनाए रखना चाहता है। यानी ध्यान से समझिए, ये जितने आरक्षण विरोधी हैं वो मेरिट का तर्क देते हैं, कहते हैं थोड़े से लोगों को ही तो मौका मिला, आरक्षण का लाभ तो सबको मिला ही नहीं, थोड़ी से मजबूत जातियां इसका आरक्षण का लाभ लेती थी। मंडल कमीशन उसका जवाब दे चुका था, हमने पढ़ा ही नहीं इसलिए हम उनका जवाब नहीं दे पाते। आज
लोग मजाक बनाते हैं, हम मजाक सहते हैं। इसको पढ़िए, अध्याय 13.3। इस तरह के सभी अन्य तर्कों का इस एक पक्षीय दृष्टिकोण है। यह तात्कालिक चिंता में उठाए गए हैं और राष्ट्रीय महत्व के व्यापक मसले को छोड़ दिया गया। बिंदु 4, हमारा यह दावा कभी नहीं रहा कि ओबीसी अभ्यर्थियों को कुछ हजार नौकरियां देकर हम देश की कुल आबादी 52% के पिछड़े वर्ग को अगड़ा करने में सक्षम होंगे, लेकिन हम यह निश्चित रूप से मानते हैं कि यह सामाजिक पिछड़ेपन के खिलाफ लड़ाई का जरूरी हिस्सा है। आरक्षण जो पिछड़े लोगों के दिमाग में लड़ी जाती है, सारी लड़ाई यहां की है। भारत में सरकारी नौकरी को हमेशा से प्रतिष्ठा और ताकत का पैमाना माना जाता है। सरकारी सेवाओं में ओबीसी का प्रतिनिधित्व बढ़ाकर हम उन्हें देश के प्रशासन में हिस्सेदारी की तत्काल अनुभूति देंगे। और आज लोग कह देते हैं कि थोड़ा सा आरक्षण, थोड़ी सरकारी नौकरी, क्यों इसके लिए लड़ रहे हो? मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए, लड़ाई यहां लड़ी जा रही है। आपको गुलाम भी तो यहीं से बनाया गया है। झट से आपको हिंदू बना दिया जाता है, चलो मुसलमान मारो। झट से हिंदू बना दिया जाता है, चलो मंदिर बनाने। झट से हिंदू बना दिया गया, यही तो बनाया गया कि धर्म खतरे में। आप ये पढ़े होते तो आपको समझ में आता कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में था। पढ़िए, अभी भी वक्त है, पढ़िए। क्या कहा गया? मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार करें, लड़ाई दिमाग से लड़ी जा रही। तो जो थोड़े सा आरक्षण मिलता वह मनोवैज्ञानिक रूप से पूरे समाज को आगे ले जाने के लिए प्रेरित करता। जब एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति कलेक्टर या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है तो उसके पद से भौतिक लाभ उसके परिवार के सदस्यों तक ही सीमित होता है, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत व्यापक होता है। पूरे पिछड़ा समाज को लगता है कि उनका सामाजिक स्तर उल्टा उठ रहा है, इसलिए अपना आदमी अब सत्ता के गलियारों में पहुंच रहा है, यह महसूस होता है। इसलिए मानसिक शक्ति बढ़ाने के आरक्षण बहुत जरूरी है। अध्याय 13.5, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति और समुदाय को कानूनी अधिकार है कि वह देश के शासन में हिस्सेदारी करे। ऐसी उसकी आकांक्षा भी होती है। किसी वजह से किन्हीं हालातों में ऐसा हुआ है कि देश की करीब 52% आबादी को सत्ता में हिस्सेदारी करने से करीब करीब इनकार कर दिया गया। अब इसमें जल्द से जल्द सुधार लाने की जरूरत है। अध्याय 13.6 और इस 6 में कहते हैं, क्या यह सुनिश्चित करना संभव है कि मेरिट के आधार पर चुने गए सभी सदस्य ईमानदार, कार्यकुशल, मेहनती और समर्पित होंगे? पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था ना कि मेरिट के नाम पर सबसे ज्यादा बदनाम, अपमानित किया जाता है आरक्षण वालों को। यहां फिर से मंडल कमीशन की रिपोर्ट की बात कही जा रही है कि क्या मेरिट के नाम पर चुने गए लोग सबसे ज्यादा ईमानदार, नैतिक, कार्यकुशल थे? तो इस देश का अब तक बंटाधार कहां किसने किया? कितना बर्बाद किया इस देश को? मेरिट कहां गई? अध्याय 13.6। इसलिए इसमें कह रहे हैं कि मेरिट के नाम पर उच्च वर्ग के लोग केवल अपनी हेजमनी बनाए रखते हैं और नीचे वालों को अपमानित करते हैं, मेरिट का तर्क ध्वस्त करते हैं। 7वां बिंदु, इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि आरक्षण व कल्याणकारी कदमों का लाभ ज्यादा उन लोगों को होगा जो पिछड़े समाज में ज्यादा आगे हैं। लेकिन क्या यह सार्वभौमिक लक्षण नहीं है? सभी सुधारवादी उपचार पदानुक्रम में धीरे धीरे होते हैं। सामाजिक सुधार में कोई अचानक उभार, क्वांटम जंप नहीं होता। भाई, गरीबी भी आप दूर करते हैं तो सबसे पहले किसकी गरीबी दूर होती है? किसका आवास पहले बनता है? किन गांवों में सड़कें पहले बनी? किनके घर पर बिजली पानी सबसे पहले पहुंचा? इन सब में अगर आप देखेंगे तो विभाजन है। यह बात मंडल कमीशन की रिपोर्ट करेगी। आरक्षण का मूल लाभ यह नहीं है कि ओबीसी में समतावादी समाज उभर कर सामने आएगा, जबकि पूरा भारतीय समाज असमानताओं से भरा पड़ा है। लेकिन आरक्षण से निश्चित रूप से ऊंची जातियों का सेवाओं में कब्जा खत्म होगा। मोटे तौर पर ओबीसी देश के शासन प्रशासन में थोड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 13.8, जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा था तब भी तमाम लोग ऐसे थे जिनका दिल दुखा था। ओबीसी के लिए आरक्षण से तमाम अन्य लोगों का कलेजा दुख रहा है और दुखेगा, जैसे अंग्रेजों के छोड़ने पर तमाम लोग परेशान थे। दक्षिण अफ्रीका में जब काले लोग दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सभी श्वेतों का कलेजा सुलगता है। अगर भारत में उच्च जातियों की 20% से भी कम आबादी शेष आबादी पर सामाजिक अन्याय करती है तो निश्चित रूप से निचली आबादियों का कलेजा सुलगता है। इसलिए जो नीचे के तबके को वंचितों शोषितों का असंतोष है, यह असंतोष बहुत भारी है और बाकी के लोग कुतर्क करते हैं, इनके पास तर्क है। बिंदु 9, हकीकत यह है कि हिंदू समाज हमेशा से आरक्षण की बहुत सख्त व्यवस्था चलाता रहता है। आरक्षण की व्यवस्था जाति के माध्यम से अंगीकार की गई है, यानी जाति व्यवस्था बनाई ही गई है कि थोड़ी सी जातियों को आरक्षण का लाभ मिलता रहे।
हजारों साल से उन्होंने इसका लाभ लिया। एकलव्य को अपना अंगूठा और शंभू को अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि उन्होंने दूसरी जातियों का काम करने की कोशिश की। उनके द्वारा किया गया काम दूसरी जातियों के लिए आरक्षित था। उन्होंने आरक्षण के जातीय कानून को तोड़ा था। ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ मौजूदा कोहराम में हंगामा करने वाले खुद के बनाए नियम का पालन नहीं कर रहे। लाभार्थियों का नया वर्ग सामने आने से उन्हें तकलीफ है, उनका विरोध हो रहा है। यह है मंडल कमीशन की सिफारिशों में। आरक्षण की योजना और मात्रा, अध्याय 13.10 अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 22.5% आरक्षण है उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जो अगला बिंदु है यानी अध्याय 13 का 22वां बिंदु, यह सबसे महत्वपूर्ण है। पिछले अध्याय यानी 12वें अध्याय के 22 नंबर पैरा में हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी की आबादी कुल आबादी की करीब 52% बताई गई। इसी के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी पदों पर ओबीसी के लिए 52% आरक्षण होना चाहिए। पूरा वाक्य ध्यान से देखिए। इसी के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी पदों पर ओबीसी के लिए 52% पद आरक्षित होने चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 52% आबादी को 52% आरक्षण की बात कर रही है। कराओ 2021 में जनगणना, और अगर 60% ओबीसी हैं तो इस देश का हर एक सरकारी निजी सब कुछ 60% हिस्सा ओबीसी को मिलना चाहिए। संसोपा ने बांधी गांठ, सोशलिस्टों में बांधी गांठ, पिछड़ा पावे सौ में सा। लेकिन यह प्रावधान उच्चतम न्यायालय के तमाम फैसलों के खिलाफ जाता है जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत आरक्षण की कुल मात्रा 50% के नीचे होनी चाहिए। इसे देखते हुए ओबीसी के लिए आरक्षण SC/ST के निर्धारित 22.5% आरक्षण को जोड़कर 50% से नीचे होना चाहिए। कानूनी बाध्यताओं को देखते हुए आयोग ओबीसी के लिए सिर्फ 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश करता है, यद्यपि अन्य पिछड़े वर्ग की असल आबादी इस आंकड़े के करीब दोगुनी है। अध्याय 13.22 अध्याय 13 के अगले बिंदुओं में जब आप देखेंगे कि वहां से सिफारिशें जो की गई हैं, उन सिफारिशों को आगे बढ़ाया गया है कि कई राज्यों में ओबीसी को 27% से ज्यादा का आरक्षण मिला है, वह लागू रहेगा। फिर वो कह रहे हैं कि आरक्षण कैसे लागू होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, खुली प्रतिस्पर्धा में मेरिट के आधार पर चुने गए ओबीसी लोगों को 27% में समायोजित नहीं किया जाएगा, यूआर में रखा जाए। दूसरा बिंदु, उपरोक्त आरक्षण सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटे में भी लागू किया जाए, यानी प्रमोशन में रिजर्वेशन, मंडल कमीशन की सिफारिश। तीसरा बिंदु, अगर आरक्षित कोटा खाली रहता है तो इसे 3 साल तक आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उसके बाद इन्हें अनारक्षित किया जाए। लेकिन बाद में तमाम जजमेंट ऐसे आ गए कि भाई अब रिजर्व कोटे को रिजर्व नहीं कर सकते। इसी का फायदा उठा करके कई आपके हजारों हजार प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट, IAS, PCS तमाम पदों को खत्म कर दिया गया। 3 साल तक उस पर नियुक्ति नहीं की गई, बाद में इसको यूआर करके सवर्णों को नियुक्ति कर दी गई। आप जाइए, हिंदू खतरे में था, अब जाइए धर्म बचाने, मंदिर बनाने, यहां देखिए क्या क्या खेल हो गए, कितने पोस्ट आपकी खत्म कर दी गई। अब तनिक कानूनी प्रावधान आ गए हैं, फिर भी आपको नहीं पता। आगे वो कह रहे हैं कि इसमें रोस्टर की व्यवस्था व्यवस्थित तौर पर होनी चाहिए। आरक्षण की उपरोक्त योजना यथावत केंद्र व राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में भी लागू होनी चाहिए। साथ ही सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी यह प्रावधान होना चाहिए। 13वें अध्याय का 15वां बिंदु, सरकार से किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता पाने वाले निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की भर्ती उपरोक्त तरीके से करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, यानी 1 रुपया भी अगर आप सरकार का ले रहे हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर नहीं है, आपको बाध्य करना है सरकार को कि आप रिजर्वेशन लागू करें। यहां है मंडल कमीशन, यहां है राष्ट्र निर्माण। आज आपका आरक्षण सरकारी में लागू हुआ, सारा बेच दिया निजी हाथों में, खत्म आरक्षण आपका। आप निजीकरण के खिलाफ तो बोलते नहीं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ करके पूरे देश में लोगों को जागरूक करिए कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात कर रहा है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। 13वें अध्याय के 16वें बिंदु में सभी विश्वविद्यालय व उनसे जुड़े कॉलेजों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए, जो नहीं हुआ था 2006 में अर्जुन सिंह ने लागू किया। पर्याप्त वैधानिक सरकार प्रावधान करे कि जो आरक्षण का नियम तोड़े उनके ऊपर कार्रवाई हो, सरकार रेगुलेशन करे। शिक्षा में क्रांति का मंडल कमीशन का सिफारिश देखिए। शिक्षा पिछड़े वर्ग की जरूरतों के मुताबिक बहुत कम है।
लेकिन उन्हें वर्ग के साथ चूहा दौड़ लगाने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। शैक्षणिक सुधार पर विचार करना आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं है, इसलिए हम इस पर ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हम सिर्फ मौजूदा ढांचे में इस दर्द को कम करने के सुझाव दे सकते हैं। एजुकेशन रिफॉर्म, वो ये कह रहे हैं कि शिक्षक शुल्क में छूट, मुफ्त किताबें, कपड़े, मध्याह्न भोजन, विशेष हॉस्टल भत्ते, ये तो हैं, लेकिन अलग से ओबीसी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों और परिवारों को प्रोत्साहन मिले। स्कूल छोड़ने की दर की चिंता जता रहे हैं और इसकी दो वजह बता रहे हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दबे कुचले समाज हैं, इसलिए उन्हें स्कूल जाने की प्रेरणा सामान्यतः नहीं मिलती। दूसरे, इनमें से ज्यादातर विद्यार्थी बहुत गरीब परिवारों से आते हैं और उनके माता पिता उन पर दबाव बनाने को बाध्य होते हैं कि वे बहुत कम उम्र में उनके काम में हाथ बटाएं, शिक्षा से दूर हो जाते हैं। सांस्कृतिक माहौल एकदम शिक्षा विरोधी है पिछड़े समाज में, इसलिए पहला सुझाव प्रौढ़ शिक्षा सभी गांव गांव में होनी चाहिए। यानी जब तक आप परिवार को शिक्षित नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर के जागरूक नहीं होंगे। फिर वो रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, चला जाएगा आपका बच्चा। वो हनुमान चालीसा कराएगा, राम कृष्ण का जाप कराएगा, वो जन्माष्टमी मनाएगा, वो परशुराम को याद करेगा, वो सत्यनारायण भगवान की कथा करेगा, क्योंकि परिवार सांस्कृतिक तौर पर मजबूत नहीं। मंडल कमीशन कह रहा परिवार में प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिए। माँ बाप दादा दादी पढ़ेंगे, फिर बच्चे को पढ़ाएंगे। प्रौढ़ शिक्षा, सरकारी हॉस्टल की व्यवस्था, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग से सरकारी हॉस्टल की व्यवस्था जिसमें तमाम सुविधाएं हों, और यह सबसे जरूरी है आवासीय स्कूल बनाए जाएं ताकि ये बच्चे परिवार में और गांव में माहौल ठीक नहीं होता, इसलिए आवासीय स्कूलों में रहकर अच्छी तालीम पाएं, तब ओबीसी समाज में सुधार होगा। कुल मिलाकर शिक्षा बदलाव का सबसे बड़ा वाहक है। पिछड़े वर्ग को शिक्षित करना सबसे बेहतरीन उपाय है जिसके माध्यम से वे अपनी छवि और सामाजिक दर्जा सुधार सकते हैं। ओबीसी हमारी शैक्षणिक व्यवस्था की सबसे ज्यादा फिजूल खर्ची को वहन नहीं कर सकते। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि उनकी शिक्षा बहुत ज्यादा व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर झुकी हुई हो। व्यावसायिक शिक्षा की बात, आरक्षण से शिक्षित ओबीसी का एक बहुत छोटा हिस्सा ही नौकरी में जा सकता है। शेष को व्यावसायिक कुशलता यानी ट्रेनिंग दी जाए जिसका फायदा उठा सके। यह शिक्षा कुछ वर्ष का निवेश है। राष्ट्र यह काम करे। राष्ट्र आज सारा निजी तुम बेच रहा है। नई शिक्षा नीति के नाम पर आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया। आप पिछड़े समाज के लोगों, आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, इसलिए आपके अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होने दिया। अगला बिंदु, वैज्ञानिक तकनीक और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट खोले जाएं जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को टेक्निकल नॉलेज की बात की जाए। वो सरकार खोले। आज प्राइवेट हाथों में, और आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। आप बीएड बीटीसी का हर्ष पता है आपको? पॉलिटेक्निक की स्कूल कहां गए पता है आपको? सब खराब हो गए, सब खत्म हो गए, रोजगार नहीं मिला। प्रोफेशनल एजुकेशन को प्राइवेट हाथों में भेज दिया गया। फिर वो कह रहे हैं कि कैसे आरक्षण हर जगह लागू हो, विशेष कोचिंग की सुविधा हो, फॉलो अप कार्रवाई सरकार करेगी। ये सब काम सरकार का है। फॉलो अप करे कि हर साल में वो आगे कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, किसी बच्चे को कम नंबर मिल रहा है, तो उस बच्चे को निकालो मत। अभी को कमेटी की रिपोर्ट आई है कि आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल में एससी एसटी ओबीसी बच्चे 60 से 80% तक ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, निकाल दिए जा रहे हैं, रैगिंग का शिकार हो रहे हैं, रोहित वेमुला बन रहे हैं, पायल तड़वी बन रहे हैं। वो कह रहे हैं फॉलो अप करिए, और अगर आपका सिस्टम सही काम नहीं कर रहा है तब बच्चों का नंबर कम मिल रहा है, उनको ड्रॉप आउट नहीं होना, उनको फेल नहीं करना। अभी तो पहली पीढ़ी में आए, उनको सरकार मदद करे। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रही थी। आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आप आरक्षण लेके गाते रहे। आगे देखिए वित्तीय सुधार के लिए क्या करें। पुश्तैनी काम करने वाले लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि बाजारीकरण, नव उदारवाद आने से पुश्तैनी हाथ बेरोजगार हो गए, उनके पेशे की जगह मशीन ले ली, तो ये सारे लोग बेरोजगार हो गए। इसके लिए कुछ नहीं किया। बड़े बड़े उद्योग लाने के साथ साथ छोटे उद्योगों की स्थापना राज्य सरकार करे ताकि ओबीसी जातियां जो पुश्तैनी काम कर रहे हैं, बढ़ई, मोची, कुम्हार, रुआर, नाई, मल्ला, निषाद, तमाम जातियां जो हाथ से काम करती हैं, कमेरा जातियां, उनको सरकार संरक्षण दे, छोटे व्यवसायों में निवेश करे। आज क्या हो रहा है? अंबानी रानी के हाथ में सारा व्यवसाय बेच दिया गया। यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट। इकोनॉमिक रिफॉर्म, पेशेगत समूहों और सरकारी समितियों का निर्माण, वित्तीय निगमों की आवश्यकता, वित्तीय निगमों की स्थापना करे, उन्हें सबको पैसा दे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इन छोटे छोटे हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग वाले कमेरा जाति के ओबीसी और एससी एसटी को भी पैसा दे कि वित्तीय निगमों से वो पैसा लें, छोटे छोटे उद्योग करें, ताकि एक डिसेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो और पुश्तैनी पेशे मजबूत हो।
एजुकेशन रिफॉर्म के साथ एम्प्लॉयमेंट रिफॉर्म की बात, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात मंडल कमीशन में। ढांचागत बदलाव की बात कर रहे हैं कि आरक्षण तो केवल दर्द की दवा है, बीमारी का इलाज नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि सरकारी रोजगार और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के साथ सभी संभव वित्तीय सहायता तब तक सिर्फ दर घटाने की औषधि साबित होगी जब तक कि पिछड़ेपन की समस्या जड़ से खत्म न की जाए। बड़े पैमाने पर छोटे भूमि धारक, जोतदार, कृषि श्रमिक, गांवों में काम चलाऊ कारीगर, अकुशल श्रमिक आदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के होते हैं। सामाजिक परंपराओं के अलावा साधन संपन्न उच्च कृषकों की प्रभुता की वजह से मुख्य रूप से कर्ज देने, जमीन का छोटा टुकड़ा पट्टे पर देने और घर के लिए जमीन मुहैया कराने और झोपड़ियां डालने के लिए जमीन देने से गरीब किसानों से औपचारिक बंधन बन जाते हैं। नौकरशाही का बड़ा तबका शीर्ष किसानों से जुड़ा होता है और वर्ग व जातीय जुड़ाव के कारण सरकारी कामकाज करने वालों के साथ संबंध बन जाते हैं और इस तरह जो छोटे किसान, मजदूर, इन पर जो ताकतवर तबका है उसका कब्जा बन जाता है और वो एकदम कमजोर तबका है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तीनों। उसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि इसलिए उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार जो बन गया है उसके कारण उच्च जातियां हेरफेर करने में कामयाब हो जाती हैं और पिछड़े वर्ग के लोग अपने हितों के खिलाफ काम करने को मजबूर हो जाते हैं। आज भी तो कर रहे हैं, संघ में बैठे हुए हैं। इस तरह मौजूदा उत्पादन संबंधों को क्रांतिकारी भूमि सुधार करके तोड़े बगैर वंचित तबके की निर्भरता प्रभुत्व संपन्न उच्च जाति के लोगों पर बनी रहेगी और यह अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। अध्याय 13 बिंदु 33, लैंड रिफॉर्म अगर नहीं होगा तो जो उत्पादन संबंध है, जो जमीन पर रिश्ता है, वह नहीं बदलेगा और वह जब तक नहीं बदलेगा तब तक इस देश का आमूलचूल बदलाव नहीं हो सकता, न्याय नहीं हो सकता। यह मंडल कमीशन की रिपोर्ट। इसलिए लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं जो कह रहे हैं केरल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कहीं कहीं हुई, पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत हुई, लेकिन अब तो लैंड रिफॉर्म की बात ही नहीं की जा रही। अब तो 3 कृषक कानून बना करके सब खेती को, मंडी को, उत्पादन को सब बेच दो निजी हाथों में। अरे ये देश बर्बाद हो रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमेरा जात के लोग 90% हैं। इन किताबों को घर घर पहुंचाइए, लोग समझें, तब जाकर के इस देश को बचा पाएंगे। नहीं तो कोई ओबीसी बन के प्रधानमंत्री बनेगा, मंत्रिमंडल बनाएगा और कहां मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेगा? कराए भूमि सुधार पूरे भारत में? कभी नहीं कराएगा। वो तो 3 कृषक कानून बना के अंबानी अडानी के हाथों में पूरे खेती किसानी को बेच रहा है। मजदूरों के कानून बनाकर मजदूरों को बर्बाद कर दिया। शिक्षा में नई शिक्षा नीति बना करके लैंड रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म मंडल कमीशन कह रहा है और हमारे देश में ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी कैबिनेट बना करके न जाति जनगणना करा रहा है, न आंकड़े सार्वजनिक करा रहा है। लैंड रिफॉर्म की बजाय लैंड को निजी हाथों में बेच रहा है। एजुकेशन रिफॉर्म की बजाय एजुकेशन को नई शिक्षा नीति के नाम पर निजी हाथों में बेच दिया। कहां है आप? मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ तो लेते, एक बार आगे पढ़ लीजिए थोड़ा सा। भूमि सुधार की बात करने के बाद वो कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे पेशे हैं, मछुआरा, बंजारा, बांसपुर, खटवारा, इन सबको बहुत कमजोर स्थिति में है। पिछड़ा वर्ग विकास निगम की स्थापना की जाए और इन सारी जातियों को अलग अलग नुमाइंदगी देके अलग अलग उनको मौका दिया जाए, वित्त दिया जाए ताकि ये मुख्य धारा में आ सके। केंद्रीय सहायता की बात की जा रही है। केंद्र सरकार राज्यों पर नियंत्रण रखे, केंद्र सरकार राज्यों को बजट दे, राज्य केंद्र दोनों मिलकर के इन तमाम वित्तीय निगमों और इन सबको बजट दे ताकि व्यवस्था विचार रूप से चल सके। ये 39वां सुझाव है। और 40वां सुझाव क्या है कि यह पूरी योजना 20 साल के लिए लागू हो और हर 10 साल पर एक पीढ़ी इस चक्र में सामाजिक जागरूकता लाएगी और फिर अगली पीढ़ी पर जागरूकता ट्रांसफर करेगी। कम अवधि में की गई कोई भी समीक्षा मनमानी होगी और इससे हमारी सिफारिशों के असर का उचित संकेत नहीं मिल सकेगा कि ओबीसी के दर्जे और जीवन शैली में कोई बदलाव हुआ या नहीं। यानी पहले तो 40 अनुशंसाएं लागू करते, फिर इनकी समीक्षा करते। आरएसएस प्रमुख अचानक बीच में बोल देता आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। भाई इस देश में कब यह जनता, वंचित, शोषित, कमेरा जात के लोग कॉलर पकड़ के पूछेंगे आरक्षण दिया ही कहां जो समीक्षा करोगे? मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू ही कहां हुई जो इसकी समीक्षा करने लगे? इसलिए 13वां अध्याय बड़े बड़े पोस्टर पर निकाल करके 40 बातें घर घर ओबीसी के घरों में कैलेंडर की जगह टांग दीजिए। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपके बच्चों का वर्तमान और भविष्य सब बचाएगी, वरना कुछ बचेगा नहीं।
आखिरी अध्याय में इसका सारांश लिखा गया है कि कैसे पूरा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी। और इस किताब के सबसे आखिर में जो वर्तमान में तमाम राज्यों की आरक्षण की स्थिति है वो देखिए आपको मिलेगी देखने को। पूरे राज्य, तमाम राज्यों में तो ओबीसी आरक्षण, दक्षिण भारत पेरियार की जमीन, फूले की जमीन में आबादी अगर 60 से 70% पिछड़ों की थी, 80% तो उन्होंने आरक्षण भी 50% ले लिया। और उत्तर प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, झारखंड में पिछड़े लोग जागरूक ही नहीं। वो कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मंदिर बनाने जाते हैं, कभी भगवा लेकर घूमते हैं। अरे भैया आपको आरक्षण नहीं मिला, आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होने दी गई। तो ये आखिरी पन्ने जो आपके सामने है ना, ये पूरे भारत के आंकड़े बता रहे हैं। देखिए जहां जागरूक लोग हैं वहां आरक्षण ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस आने के बाद आरक्षण 60% हो गया है। अब तो आंख में आंख डाल करके कहो कि 15% सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया, 5% और दे दो। 50 पहले जाति जनगणना करा लो, पता तो चले 15 है कि 10 ही बचे, 12 बचे। जाति जनगणना कराओ। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि 1931 के बाद आपने जाति जनगणना नहीं कराई, 2021 में जाति जनगणना कराओ। जितनी आबादी इसकी है उतनी आबादी इसको आरक्षण दे दीजिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। इसलिए जाते जाते आपसे अपील है कि मंडल कमीशन की इन 40 सिफारिशों को बड़े बड़े कैलेंडर में, तख्तियों पर लगा दीजिए, अपने घर में दीवारों पर लिख दीजिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है। जाति जनगणना करानी चाहिए, दीवारों पर, देश भर की दीवारों पर लिखवाइए। और जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब अपनी हिस्सेदारी मांगिए, ये देश बन जाएगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये बातचीत जरूरी, अच्छी और सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम से सामाजिक न्याय की पाठशाला चल रही है। जैसे आप उत्साहवर्धन देंगे हमें हिम्मत मिलेगी। दुश्मन आलोचना ज्यादा करता है, चाहने वाले तारीफ कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं, लेकिन चाहने वाले बात को आगे बढ़ाएं ये जरूरी है। इसलिए शेयर करिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का बटन दबाइए और जो भी आप कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। तब तक मिलते हैं किसी और वीडियो पर, किसी और जरूरी बातचीत पर। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर में इस सवाल पर सबसे ज्यादा मंथन हुआ है कि राष्ट्र क्या होता है। हम किसे एक राष्ट्र कहते हैं? क्या एक भूगोल और उसमें रह रहे लोगों के समूह को राष्ट्र कहा जा सकता है? आधुनिक परिभाषाएं आधुनिक दुनिया में इस बात पर तस्दीक करती हैं कि राष्ट्र केवल भूगोल और वहां रह रहे लोगों से नहीं बनता। राष्ट्र की यह आधुनिक संकल्पना अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद वहां आकर ठहरती है कि वहां रह रहे लोगों, उस भूगोल में रह रहे लोगों के साझा सुख, साझा दुख, साझा विकास, सह अस्तित्व से राष्ट्र बनता है। भारत में जब 1950 में 26 जनवरी को एक नया भारत, एक मुकम्मल मुल्क बनने की शुरुआत की गई, उसके बाद से 75वें साल में जब हम प्रवेश कर रहे हो, तब इस सवाल पर और ठहर कर सोचने की जरूरत है कि क्या हम वाकई एक मुल्क बन पाए हैं, एक मुकम्मल मुल्क। जब हम इस पूरे 75 साल का विश्लेषण करते हैं तब यह पाते हैं कि आजाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण किताब, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसके पहले का भारत कुछ और था और जिसके बाद का भारत कुछ और रहा, वह दस्तावेज हमारे सामने इस पूरी तस्वीर का सच रखता है कि क्या हम एक मुकम्मल मुल्क, एक राष्ट्र बन पाए हैं, या राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया कहां तक पहुंची। जी हम आज बात करने वाले हैं मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर। किताबों की पाठशाला के इस खास एपिसोड में राष्ट्र निर्माण की पहल, सबसे जरूरी पहल मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। अभिवादन कबूल करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला के इस खास एपिसोड में। गरीब का आंसू कुछ समय तक तो आंसू रहता है, लेकिन वही आंसू फिर तेजाब बन जाता है, जो इतिहास के पन्नों को चीर करके धरती पर अपना व्यक्तित्व बनाता है। यह समझ लीजिए कि गरीब की आंख में जब तक आंसू है, आंसू है, लेकिन जब आंसू सूख जाए तो उसकी आंखें अंगार हो जाती हैं
और इतिहास ने यह बताया है कि जब जब गरीब की आंखें अंगार होती हैं तो सोने के महल भी पिघल कर पनालों में बहने लगते हैं। 15 अगस्त 1990 को लाल किले की प्राचीर से जब वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने यह वाक्य बोला। ये वही वीपी सिंह हैं जिन्होंने 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों में से 2 सिफारिशों को लागू कर दिया था। और उस समय जब पूरे देश में आगजनी तोड़फोड़ होने लगी तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा था कि मेरे पास भी ओबीसी समाज के युवा आते हैं जो आधी आबादी के हैं इस देश में, क्या वो इस देश के युवा नहीं है? ये जो अखबारों में लिखा जा रहा है कि पूरा देश आंदोलित है, मीडिया में लेख छप रहे हैं मंडल विरोध में, वो लोग क्या ये 10% सवर्णों के युवाओं को पूरे देश के युवा मान रहे हैं? मंडल के समर्थन में जो युवा हैं उनको क्या इस देश के युवा नहीं माना जाता? और वही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह बात कही थी कि मैंने राजनीति का व्याकरण बदल दिया है। अब उस बच्चे का जन्म हो गया है जो मां के पेट से बाहर आकर अपने समाज में भूमिका निभाएगा। उस बच्चे को वापस मां के पेट में गर्भ में नहीं भेजा जा सकता। मंडल कमीशन के किस्सों पर आप ढेर सारी बातें जानते होंगे। मंडल कमीशन लागू होने की पूरे किस्से पर अलग से बात हो सकती है और मैं कोशिश करूंगा कि सामाजिक न्याय की पाठशाला में वह अलग एपिसोड लेकर के आऊं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए। मंडल कमीशन की ये 2 अनुशंसाएं जब लागू हो गई तो इस देश में क्या क्या हुआ, किसकी भूमिकाएं कहां थी, कौन मंडल का समर्थन कर रहा था और कौन कौन लोग थे जो मंडल के विरोध में खड़े थे, अखबारों में क्या लिखा जा रहा था, कौन से लेख छप रहे थे, तमाम बुद्धिजीवियों के नक्श और चेहरे सामने आ रहे थे, उस पर एक अलग से बात होगी। फिलहाल सामाजिक न्याय की पाठशाला का आज का एपिसोड मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो हिंदी में प्रकाशित हुई है, सत्येंद्र पीएसजी ने उसका अनुवाद किया है, राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल, और इसकी प्रस्तावना लिखी है जस्टिस पी.बी. सामंत ने। आज किताबों की पाठशाला में मैं एक सरसरी तौर पर एक सामान्य परिचय लेकर आया हूं इस किताब का। शुरुआत में ही यह बात बता दूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन वह किताब है जो इस देश के पिछड़े तबके के हर घर में रामचरितमानस, गीता की रिप्लेस करके रखी जानी चाहिए। किसी भी धार्मिक किताब से ज्यादा महत्वपूर्ण है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। यूं तो इस देश के हर घर में ऐसा दस्तावेज होना चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन की बात ओबीसी से तो जुड़ती ही जुड़ती है, मगर जो भी व्यक्ति इस देश को एक मुकम्मल मुल्क बनाना चाहता है, राष्ट्र बनाना चाहता है, उस हर व्यक्ति के अपने लाइब्रेरी में, अपने टेबल पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट इस देश के मुकम्मल बनने का सबसे मुकम्मल दस्तावेज है। भारत के संविधान के बाद अगर दूसरा कोई सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज इस देश में है तो वह मंडल कमीशन की रिपोर्ट। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं, अगले कुछ मिनटों में आपको इसकी तस्दीक होगी। अगर इस किताब को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो यह किताब लेफ्ट वर्ड बुक से आई है, जो नई दिल्ली में प्रकाशन है, जिसका विस्तार मैं आपको डिटेल में दे रहा हूं। इस किताब पर आपको मंगा ले सकते हैं, ऑनलाइन भी यह किताब मिल रही है लेफ्ट वर्ड बुक से। यह किताब की विषय सूची है। इसमें प्रस्तावना है जो जस्टिस पी.बी. सामंत ने लिखी है और भूमिका लिखी है इस किताब को हिंदी अनुवाद करने वाले सत्येंद्र पीएसजी ने। विस्तार से भूमिका है, अभी हम बात करेंगे वो भूमिका क्यों पढ़नी चाहिए। यानी हिंदी में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो ये एक किताब आपको मुकम्मल रूप से मिलेगी। हालांकि अंग्रेजी में मूल दस्तावेज जो मंडल कमीशन की सिफारिश है, इसका भी लिंक जो डाउनलोड कर सकते हैं आप, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। अगर आप अंग्रेजी में मूल दस्तावेज पढ़ना चाहते हैं तो वहां पढ़ेंगे। उसका हिंदी तर्जुमा पहले और लोगों ने किया। किताबों की पाठशाला में आज मैं जिस हिंदी तर्जुमा पर बात कर रहा हूं वो है यह सत्येंद्र पीएस की किताब। तो अगर इस किताब की प्रस्तावना पर बात करें तो शुरुआत में ही सामाजिक संदर्भों में विश्लेषण किया गया है। न्यायमूर्ति पी.बी. सामंत एक बहुत महत्वपूर्ण बात अपनी प्रस्तावना में कहते हैं
कि यह सामाजिक और आर्थिक समानता असमानता वाले सभी समाजों में स्वतः स्फूर्त अदृश्य आरक्षण की व्यवस्था होती है। यह आरक्षण समाज के विशेषाधिकार के रूप में होता है। यानी जो लोग ये कहते हैं ना कि आरक्षण केवल दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिला गया, ये किताब पहली लाइन में कहती है कि आरक्षण तो हजारों साल से कुछ विशेषाधिकार प्राप्त जातियों को मिला हुआ है। वो समाज के सबसे श्रेष्ठ जगह पर सबसे ज्यादा संसाधन, सबसे ज्यादा जमीन, सबसे ज्यादा सम्मान, सब कुछ लेकर के बैठे हैं, सबसे ज्यादा शिक्षा, सबसे ज्यादा धन संपत्ति, तो वो भी तो एक आरक्षण है। यह आरक्षण समाज के विशेषाधिकार के रूप में होता है। यह आरक्षण उन लोगों के पक्ष में होता है जिनके हाथ में ताकत होती है और वे वंचितों को सभी लाभों से दरकिनार कर देते हैं। भारत के मामले में वर्ग, जाति या दोनों और पश्चिमी देशों के मामले में रंग के आधार पर जब कुछ लोगों द्वारा आजीविका के अहम संसाधनों पर एकाधिकार बनाने का षड्यंत्र किया जाता है तो अनिवार्य रूप से उस देश के ऊपरी हिस्से का विकास होता है। ऐसे में संपत्ति और शक्तियां कुछ हाथों में सिमट जाती हैं, बुद्धि, प्रतिभा और कौशल ज्यादा से ज्यादा सीमित होता जाता है और देश की प्रगति ठहर जाती है। ऐसा सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं कि आरक्षण लागू किया जाए उन लोगों के लिए, ऐसा सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि उस वंचित आबादी का उत्थान होगा जो देश की बड़ी आबादी है और जिन्हें भौतिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से लंबे समय से जानबूझकर कमजोर रखा गया है, बल्कि देश की मजबूती, प्रगति और संपन्नता के लिए जरूरी है। यानी प्रस्तावना में पीवी सावंत जो बात कह रहे हैं कि आरक्षण एक तो विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पास पहले से हजारों साल से चला रहा है, जिन्होंने हर तरह की चीजों पर कब्जा कर लिया और यह कब्जा उस पूरे राष्ट्र के विकास का विरोधी है। इसलिए अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप बहुत बड़े देशभक्त बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस विशेषाधिकार प्राप्त हजारों साल के आरक्षण का विरोध करना चाहिए और यह सवाल पूछना चाहिए कि इस देश की बहुसंख्यक आबादी को वंचित क्यों रखा गया, शिक्षा से, अधिकार से, संसाधनों से, अवसरों से क्यों वंचित किया गया और वंचना करके इस राष्ट्र का सबसे ज्यादा द्रोह क्यों किया गया। सबसे बड़े राष्ट्रद्रोही वे लोग हैं। भूमिका पर अगर आप आएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक कोटेशन है जो जरूर पढ़ना चाहिए। ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के उत्तर में, यानी डॉक्टर अम्बेडकर कह रहे हैं कि पहले तो ये पुजारी उजारी का सिस्टम ही खत्म हो जाए, ये धर्म की पुंगापंथी कर्मकांडी व्यवस्था खत्म हो जाए। और अभी हाल ही में यह बात सवाल उठा है कि अगर पुजारी बनना ही है तो सबको मौका मिले, परीक्षा हो, एक ही व्यक्ति का विशेषाधिकार क्यों। और देखिएगा आप दक्षिण भारत में यह आवाज उठ रही है। उसके बाद भूमिका में सत्येंद्र PS शुरुआत में उन सारी जातियों, धोबी, नाई, कुम्हार, कहार, अहीर, कुर्मी, कोयरी, लोहार, चौरसिया, बढ़ई, पासी, डोम, चमार, इन सारी जातियों के बारे में बात करते हैं कि कैसे उनको उन्हीं के पेशे तक सीमित कर दिया गया और जाति व्यवस्था कैसे रूढ़ होती चली गई। इसमें विस्तार पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने शुरुआत थोड़ी की है कि कैसे जाति व्यवस्था रूढ़ हुई, इस पर तो सामाजिक न्याय के विचारकों ने विस्तार में लिखा है। उसके बाद वो कहते हैं कि ग्रामशी जिस बात को कहते हैं कि कुछ लोग सब कुछ पर कब्जा किए रखना चाहते हैं और उन सब को कब्जा बनाए रखने के लिए तमाम तरह से मोटिवेट करते हैं कि वो इस हेजमनी को बनाए रखें, वो सांस्कृतिक हेजमनी, वो राष्ट्रवादी हेजमनी, वो राजनीतिक हेजमनी, सब कुछ बनाए रखना चाहते हैं। तो नीचे वाले तबकों को कई बार ये लगता ही नहीं है कि उनका शोषण कौन कर रहा है, राष्ट्र कर रहा है, नेता कर रहा है, सामाजिक संस्थान कर रहा है, अकादमिक संस्थान कर रहा है। इस पर विस्तार में अंतोनियो ग्राम्शी ने काम किया। मंडल कमीशन की बात करते हुए सत्येंद्र PS इस बात का जिक्र करते हैं कि जब हम उन लोगों को समझाएं तो यह बात समझा सकें कि भाई आपका अहित कौन किया, इसका इतिहास जानो। फिर उन्होंने विस्तार से बात करते हुए कबीर, रैदास, तुकाराम का बात किया, फिर ज्योतिबा फूले की बात की और उन्होंने कैसे सामाजिक उत्थान में काम किया। और फिर उसके बाद सावित्रीबाई फूले, पहला स्कूल खुलना, छत्रपति शाहू जी महाराज द्वारा 16 जुलाई 1901 को और 1902 में आरक्षण लागू किया जाना, इसका जिक्र किया है। फिर उन्होंने कहा है आगे इस भूमिका में बाल गंगाधर तिलक का जिक्र किया है कि कैसे वो लोग इसका विरोध कर रहे थे और उनका कोटेशन वो कह रहे हैं 15 मई 1881 को मराठा अखबार में वो लिख रहे हैं बाल गंगाधर तिलक कि अवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन अ डिफेक्ट एंड क्योर। आप किसान के लड़के को हल जोतने, लोहार के बेटे को धोकनी से, मोची के बेटे को सुआ के काम से पकड़कर आधुनिक शिक्षा देने को ले जाएंगे और लड़का अपने पिता के पेशे की आलोचना करना सीख कर आएगा, उसे अपने खानदानी और पुराने पेशे में बेटे का सहयोग नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं कि शिक्षा से इन लोगों को दूर किया जाना चाहिए।
बाद में तो गोखले कहते हैं कि ये कुर्मी कोयरी कहार के बच्चे, ये वंचितों के बच्चे संसद में बैठकर क्या करेंगे। तो इसका एक जिक्र मिलता है कैसे ये पूरी लड़ाई है। इसलिए भूमिका आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट की पढ़नी चाहिए। फिर अंग्रेज स्कूल, कैसे स्कूल खुलते हैं और प्राइमरी स्कूलों की बात करते हैं। फिर तिलक कैसे विरोध करते हैं, महिला शिक्षा का विरोध करते हैं, इसका विस्तार में आपको मिलेगा। और फिर आप भूमिका आगे बढ़ेंगे तो शाहू जी और डॉक्टर अंबेडकर के रिश्ते, फिर अछूतों के लिए बच्चों के स्कूल और तमाम शिक्षा के सवाल यहाँ पर आपको मिलेंगे। 1947 में जब संविधान बना तो कैसे अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340 जो पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया था उसका जिक्र, उसका विस्तार में आपको यहाँ मिलेगा। फिर पहला कमीशन जो काका कलेलकर कमीशन है भूमिका में, उसके बारे में विस्तार से बात मिलेगी। और फिर मंडल कमीशन कैसे गठित हुआ और उसकी रिपोर्ट जब आई तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हो रही थी, कौन लोग उसके लिए लड़ रहे थे, इस पर विस्तार में अलग से बात होगी, जल्दी ही उस पर बात करेंगे। लेकिन इस किताब की भूमिका में आपको तमाम वे पहलू मिल जाएंगे जो जरूर पढ़ने चाहिए। उसके बाद कैसे कोर्ट केस होता है, कांग्रेस सरकार का क्या रवैया होता है, 1991 में नरसिम्हा राव सरकार क्या करती है, 1992 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब 16 नवंबर को आता है, फिर 8 सितंबर 1993 को सरकार, केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण ओबीसी का लागू होने की अधिसूचना जारी हो जाती है इंदिरा साहनी मामले के बाद। तो ये विस्तार में एक परिचय मिलेगा जो हर ओबीसी घरों में लोगों को कम से कम जानना चाहिए, वो अपने बच्चों को बताएं कि ये इतिहास है। फिर मंडल पार्ट 2 की बात आती है, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 16 नवंबर 1993 को जो अधिसूचना जारी हुई इंदिरा साहनी मामले के बाद, वो उच्च शिक्षण संस्थानों में नहीं लागू हुआ था। तो उसके बाद 2006 का मामला आता है जब यूपीए 1 की सरकार होती है, वहां मंडल पार्ट 2 के रूप में उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का पूरा प्रकरण सामने आता है, जो इस किताब की भूमिका में आगे आपको मिलेगा। कैसे अर्जुन सिंह इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते हैं और उसी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े ब्राह्मण नेता, उनका नाम इस किताब में बाकायदे है और आपको जानना भी चाहिए कि वो जाति से ऊपर नहीं उठ पाते और राष्ट्र निर्माण की जो सबसे अहम पहल है उसके सामने फिर से बाधा बनते। तो 1990 में जो लोग मंडल के विरोध में कमंडल ले आए थे, उन्हीं के दूसरे चेहरे वाले लोग 2006 में मंडल के विरोध में कमंडल तो नहीं लाए, लेकिन उसको प्रकारांतर से निजीकरण और तमाम चीजों को बढ़ा दिए। जो निजीकरण और कमंडल मंडल के विरोध में एक साथ आता है 1990 में, वही प्रक्रिया 2006 में ओबीसी रिजर्वेशन हायर एजुकेशन में आने के बाद क्रमशः उत्तरोत्तर बढ़ना शुरू हो जाती है। इस देश की आधी आबादी के ओबीसी को यह बात समझनी होगी कि जैसे ही आपका हक देने की बात आई, एक तरफ निजीकरण साथ आया और दूसरी तरफ कमंडल यानी सांप्रदायिकता सामने आ गई और लगातार इस देश की आधी आबादी को उनके सबसे जरूरी मसले शिक्षा, रोजगार, धन संपत्ति, जमीन, हिस्सेदारी का सवाल, आत्मसम्मान का सवाल, इन सब सवालों से वंचित किया गया। कभी उन्हें कोई हिंदू बना करके दंगे में ले गया, कभी उनको कोई निजीकरण के जरिए आरक्षण खत्म कर दिया और सब कुछ निजी हाथों में बेच दिया। इस प्रक्रिया को आज इस किताब की बातचीत करने के साथ मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इसको देखिएगा, इस किताब में विस्तार से वो बात है। तो 1990 में भी कोर्ट केस हुआ ओबीसी आरक्षण के खिलाफ, 2006 में भी, मंडल पार्ट 1 में भी, मंडल पार्ट 2 में भी इसके कोर्ट के विस्तार में चीजें आई, आंदोलन हुआ, कौन लोग उस समय क्या कह रहे थे इसके बारे में बात हुई, संवैधानिक प्रावधान क्या है उसको लेकर के इस भूमिका में विस्तार से बात की गई है। पेशेवर प्रति संपत्ति के क्या क्या उपादान है, संपदा का परीक्षण कैसे है, उसको लेकर के जो डेटा एनालिसिस है वो इस भूमिका की सबसे खूबसूरत बात है। विस्तार में चूंकि नहीं जा पा रहा हूं, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा इस पे, इशारा ये कर रहा हूं कि ताकि आप इस किताब को खुद पढ़ें। तो इस भूमिका में आपको विस्तार में वो सारी बातें मिलेंगी। भारत की आबादी का रेशियो कैसे बदलता गया, उस आबादी के पास कितनी चीजें क्या क्या हैं, उसको लेकर के बात इस भूमिका में आगे मिलेगी। नीतीश कुमार से लेकर के सोनेलाल पटेल जी का इसमें कोटेशन मिलेगा आपको। फिर कम्युनिस्ट पार्टियों से लेकर कांग्रेस और उसके बाद दक्षिणपंथी धड़ों का क्या रवैया ओबीसी आरक्षण को लेकर के, वो विस्तार में आपको सुनने को मिलेगा। फिर यह भूमिका अपने दूसरे चरण में जाती है जिसको आपको विस्तार में पढ़ना और समझना चाहिए। सबसे शुरुआत में जो ओबीसी जातियां थी, जो 3743 जातियां ओबीसी में मंडल कमीशन ने शामिल की,
उसके अलावा वे तमाम जातियां थीं जो ओबीसी में शामिल होने के लिए आंदोलनरत थी। उन आंदोलनों की क्या बारीकियां थीं, किन किन क्षेत्रों में वो आंदोलन हुए, उन लोगों के क्या तर्क हैं, ये इस भूमिका में आपको विस्तार मिलेगा, इसलिए आपको ये भूमिका पढ़नी चाहिए। मसलन गुजरात का पाटीदार आंदोलन, उसके बाद उस पूरे आंदोलन का विस्तार में आप सूचना, तारीख, उनकी मांगे, उनके तर्क, सब कुछ आपको मिलेंगे। महाराष्ट्र का मराठा आंदोलन, और अभी हाल ही में आप जो देख रहे हैं, ओबीसी को फिर राज्यों को दे दिया गया कि आप इनमें शामिल कर सकते हैं। और पहले 1993 में जब राज्यों को यह हक हासिल था, उसको केंद्र सरकार ने 2018 में छीना और वापस 2021 में देकर के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ओबीसी प्रधानमंत्री, ओबीसी कैबिनेट। थोड़ा सजग होने के लिए मैं ये किताब पर बात कर रहा हूं। व्हाट्सएप के मैसेज पे जाएंगे तो भटक जाएंगे आप और आपके बच्चे, और ओबीसी बनकर के कोई व्यक्ति कब आपको हिंदू बना लेगा, कब आपको दंगा में शामिल कर लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए किताबें आपको बचाती हैं, समझाती हैं, तर्क देती हैं। मराठा आंदोलन हो, पाटीदार आंदोलन हो, ये जितने भी आंदोलन चल रहे थे, आंध्र प्रदेश का कापू आंदोलन हो और हरियाणा का जाट आंदोलन हो, इसके आगे जब आप बढ़ेंगे इस भूमिका में तो राजस्थान का गुर्जर आंदोलन है। उसके बाद आप इस भूमिका में आगे देखिए तो विस्तार में उन आंदोलनों की बात की गई। तो राज्य क्या इनको ओबीसी में शामिल करे, केंद्र इनको कैसे ओबीसी में शामिल करे, कैसे फिर अगर ये जातियां ओबीसी में शामिल होती हैं तो मंडल कमीशन, अभी हम आगे बात करने वाले हैं कि 52% आबादी बता रही है, तो आबादी अगर बढ़ जाएगी तो क्या 27% आरक्षण बनाना होगा? क्या अपर लिमिट जो 50% है, जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद अपने आप खत्म हो गई, अब तो 60% आरक्षण हो गया ना भाई। लेकिन कोर्ट में केस का बहाना मान करके केंद्र सरकार मानती नहीं कि उच्चतम न्यायालय की जो 50% अधिकतम आरक्षण की सीमा है वो टूट चुकी है। ये झूठ बोला जाता है कि वो नहीं टूटी है। तो अगर 50% आरक्षण की सीमा टूट गई है तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ओबीसी आबादी को पूरा आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो जब तक पूरा आरक्षण नहीं मिल रहा है तब तक अगर इन जातियों को शामिल किया जाना चाहिए, इनके तर्क हैं, तो आरक्षण की सीमा 27 से तो आगे बढ़ानी चाहिए। इन सवालों पर तब आप ठहर कर सोचेंगे, फिर आप किसी के कहने पर हिंदू नहीं बन जाएंगे। इस लिहाज से यह भूमिका, मंडल कमीशन की रिपोर्ट की भूमिका विस्तार में आपको तथ्य और तर्क दोनों देगी, जरूर पढ़िएगा। इस वीडियो में मैं सूचनाओं को लेकर के आपके बीच में बातचीत कर रहा हूं और अगली वीडियो में केवल 40 सिफारिशों पर बात करूंगा, विस्तार में बात करूंगा। फिर यह चैप्टर शुरू होता है, भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट बनती है। पहला भाग खंड 1 और दूसरा भाग जिसमें मुख्य रिपोर्ट और सिफारिश है। इस पर पहले सबसे पहले एक चिट्ठी है, बीपी मंडल, पूर्व सांसद, चेयरमैन, पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार। 31 दिसंबर 1980 को वो चिट्ठी लिखी गई और कहा जा रहा है इस चिट्ठी में कि 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी भाई देसाई ने मेरे अध्यक्षता वाले 4 सदस्यों वाले पिछड़े वर्ग का गठन किया, जिसमें 4 लोग थे, दीवान मोहन लाल, श्री आर भोले, श्री दीन बंधु साहू, श्री के सुब्रमण्यम। और उसके बाद 21 मार्च 1979 को मोरारजी भाई ने उद्घाटन वक्तव्य के बाद अपना काम शुरू करने को हमसे कहा। यह कार्य 12 दिसंबर 1980 को श्रीमती इंदिरा गांधी के समापन भाषण के साथ पूरा किया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस आयोग का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया और हमारी जिम्मेदारी पूरी करने की बात कही। आयोग को 3 विस्तार मिले और इसमें जो काम किया गया वो मंडल जी लिख रहे हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए मानदंडों को निर्धारित करना और चिन्हित किए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए उठाए जाने वाले कदमों की बात करें। अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 16(4) और अनुच्छेद 340 की बात। हमारे सामने यह चिंता भी आई कि कहीं इस रिपोर्ट का हश्र भी काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट की तरह न हो। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग देश में बड़ी संख्या में हैं जो सरकार से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। तो जो चिट्ठी लिखी है बीपी मंडल जी ने 31 दिसंबर 1980 को, वहीं वो उन्होंने बता दिया था कि ये हो सकता है और 10 साल इस मंडल मिशन की सिफारिश के साथ वही हुआ।
और उसके बाद वो कह रहे हैं कि किस तरह से हमने इसमें विस्तार में वो सारी बात कही है और भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी को ये चिट्ठी समर्पित की गई। और फिर आप अगले पन्ने पर जाएंगे तो आयोग का संयोजन और विचारार्थ विषय पर विस्तार से बात की गई है। कैसे ये सारे सदस्य लोग थे, इनको जो उद्देश्य दिया गया था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए मानदंड निर्धारित करना, चिन्हित किए गए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करना, वांछनीयता की जांच करना या ऐसे पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण के प्रावधान करना जिन्हें केंद्र या किसी राज्य के सार्वजनिक सेवाओं में और पदों पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला, और तथ्यों की जांच करके मिली जानकारियों और उस आधार पर अपनी राय के मुताबिक उचित सिफारिशें कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपना। ये इनके काम थे। और उस समय ये जो काम थे वो संयुक्त सचिव भारत सरकार PS कृष्णन की चिट्ठी पर जारी किए गए थे, जो इस आयोग को दिए गए थे कि भाई आपका गठन हो रहा है, आपको ये काम करना है। फिर उस आयोग की अपनी भूमिका इस किताब में आगे मिलेगी और भूमिका के बाद अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 14 तक सिलसिलेवार पूरी रिपोर्ट है। इस वीडियो में मैं अध्याय 12 तक की एक बुनियादी सूचना दे रहा हूं। सिफारिशों के लिए आप मेरी अगली वीडियो जरूर देखिएगा, इस किताब की दूसरी वीडियो होगी। तो पहले अध्याय में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो काका कालेलकर कमीशन बना था उसके बारे में आपको सूचना मिलेगी। कैसे 29 जनवरी 1953 को वो पहला आयोग बना, 30 मार्च 1955 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, 152 सवालों की प्रश्नावली जारी की थी और उसमें उन्होंने निम्नलिखित मानदंड तय किए थे। हिंदू समाज के परंपरागत जाति क्रम में निम्न सामाजिक स्थिति की बात करेंगे, किसी जाति या समुदाय के बड़े तबके में सामान्य शैक्षणिक उन्नति की कमी, सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधित्व न होना, कारोबार, वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, ये सब उनका आयोग का काम था। और उन्होंने फिर जो सिफारिशें दी थी उसमें 2399 पिछड़ी जातियों को शामिल किया, 837 को अत्यंत पिछड़ा के रूप में वर्गीकृत किया और 930 पिछड़े जातियों और समुदायों को जनसंख्या के अनुपात में लाने के लिए आयोग ने सहयोग किया। और इन्होंने तमाम तरह के सवालों की बात की। 1931 की जनगणना में जनसंख्या के जातिवार विवरण, विस्तृत विवरणों को शामिल किया जाए, ये काका कालेलकर कमीशन में भी है। और आगे आपको फिर से बता रहा हूं, मंडल कमीशन भी यह बात कहता है कि जाति जनगणना हुई ही नहीं 1931 के बाद। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1980 में आई उसमें भी कहा गया कि भाई आपको जाति जनगणना करनी चाहिए। काका कालेलकर कमीशन भी कह रहा है कि 1961 की जनगणना में जाति जनगणना शामिल कीजिए। दूसरा बिंदु क्या कह रहा है, हिंदू समाज के परंपरागत जातीय सोपान में उनके निम्न स्थिति के मुताबिक उनके सामाजिक पिछड़ेपन की तुलना की जाए। और तीसरी बात कह रहा है सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में माना जाए। ये दिक्कत है काका कालेलकर कमीशन। फिर वो कह रहे हैं कि व्यवसाय संबंधी और पिछड़े वर्ग की अर्हता प्राप्त विद्यार्थियों के लिए 70% सीटें आरक्षित की जाए तकनीक और व्यवसाय में। सभी सरकारी सेवाओं की रिक्तियों और स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए न्यूनतम आरक्षण निम्न पैमाने पर किया जाए। पहली श्रेणी में 25% आरक्षण, दूसरे में 3 या 3.5, उसके बाद फिर चतुर्थ श्रेणी में 40%, तृतीय और चतुर्थ। काका कालेलकर कमीशन में सबसे बड़ी दिक्कत की थी कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन में केवल जाति नहीं, वो आर्थिक आधार मान रहे थे जिसको वो खुद ही जस्टिफाई नहीं कर पाए। और फिर उन्होंने कहा कि आखिर में केंद्र सरकार ने फैसला लिया इस आयोग की सिफारिश पर कि पिछड़े वर्ग की कोई अखिल भारतीय सूची नहीं तैयार की जानी चाहिए और न ही केंद्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अलावा पिछड़े वर्ग के किसी समूह को आरक्षण दिया जाना चाहिए। काका कालेलकर कमीशन पर यह हश्र हुआ था और फिर पाया गया कि इनकी कोई सूची तैयार ही नहीं हुई और फिर यह कमीशन किस तरह से फेल हुआ और इसको लेकर के यह बात कही गई कि कैसे ये पूरा डिजाइन या पूरा आयोग की रिपोर्ट ही कमजोर थी। इस पूरी रिपोर्ट का हश्र वही हुआ जो इसका होना था और ये पूरा कमीशन, और उस कमीशन के नाम पर फिर टाल दिया गया देश की आबादी की बात को। अध्याय 2 कुछ राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग की स्थिति पर सिलसिलेवार बात की गई है जो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। सरकारी नौकरियों में क्या स्थिति है, शिक्षा में क्या स्थिति है, इसका आंकड़ा आपको इस अध्याय में मिलेगा। आंध्र प्रदेश में कैसे 112 समुदायों की अलग सूची है पिछड़े वर्ग की, और फिर आंध्र प्रदेश में किस तरह से
1 अप्रैल 1968 में मनोहर प्रसाद की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग की नियुक्ति हुई थी। इसके बारे में विस्तार से आपको यहां बात मिलेगी और उसका डेटा मिलेगा। बिहार में आप जाएंगे तो बिहार में पिछड़े वर्ग आयोग के लिए अत्यंत पिछड़े मोस्ट बैकवर्ड की बात की जाएगी। 1964 में एक बालाजी मामले में उच्चतम न्यायालय का हवाला देते हुए पिछड़े जाति के लिए सूची की बात की गई है। मुंगेरी लाल जून 1971 में श्री मुंगेरी लाल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बिहार में किया गया था और उसने कुछ सिफारिशें दी थी कि कैसे आरक्षण लागू किया जाना चाहिए अलग अलग जगहों पर। उसके बाद फिर गुजरात की बात की गई है, इसमें वहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1972 में किया गया, क्योंकि ये राज्य सूची में भी आता है, वहां राज्य भी पिछड़े वर्ग की तमाम चीजों को कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कैसे 1956 में सिविल सर्विस कानून के तहत पिछड़े वर्ग की बात की गई और वहां 1969 में जाकर के फिर से द जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन रूल 1970 को पारित किया गया, लेकिन वहां पर कैसे दिक्कतें आई। कर्नाटक की बात की गई तो 1960 में नागन्ना गौड़ा के अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग समिति बनी, उसमें कैसे डेटा आया सामने, उसका विस्तार में आपको यहां पर मिलेगा। फिर महाराष्ट्र में आप जाएंगे तो 1961 में श्री BD देशमुख की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग बना, उसकी सिफारिशें क्या रही। पंजाब में 1951 में पिछड़ा वर्ग आयोग बना और कैसे पिछड़ेपन को उन्होंने रेखांकित किया। 1965 में फिर बृषभान की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग समिति बनी। उत्तर प्रदेश में 1975 में श्री छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। 77 में इसकी सिफारिशें आई और उसने क्या प्रावधान दिया। तमिलनाडु जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, 1927 में मद्रास सरकार ने 5 श्रेणी बना दी थी और उसके बाद 1951 के कोर्ट के फैसले के बाद वहां पर अनुच्छेद 5, 15, 4, 16, 4 जोड़ा गया। जानते हैं कि पेरियार का आंदोलन कैसे वहां आगे आया था। AN सत्तानाथन की अध्यक्षता में नवंबर 1969 में एक पिछड़ा वर्ग आयोग तमिलनाडु में बना और उसके बाद कैसे वहां पर रिजर्वेशन 69% तक चला गया। तो ये पूरे तीसरे चैप्टर में आपको सवा पिछड़े वर्ग आयोगों के बारे में बात मिलेगी। दूसरे चैप्टर में, तीसरे चैप्टर में आपको मिलेगा कि वर्गीकरण और डेटाबेस, इसको कैसे तैयार किया गया, इसके कैसे पैमाने बनाए गए, सामाजिक पिछड़ेपन के लिए गोष्ठियां की गई, प्रश्नावली तैयार की गई, राज्य की अलग, केंद्र की अलग, फिर आम नागरिकों की, स्वयंसेवी संस्थाओं की, शिक्षकों की, प्रोफेसरों की, डॉक्टरों की, सामान्य ग्रामीणों की, सबके लिए अलग अलग सूची प्रश्नावली तैयार की गई थी। आयोग ने यात्रा की, आयोग ने 84 जिला मुख्यालयों 37 गांवों का दौरा किया, 171 बैठकें की, 2638 प्रतिनिधि मंडलों से मिले और सर्वे किया, क्योंकि इनके पास जाति जनगणना के आंकड़े नहीं थे। ये बार बार ये कहते रहे कि 1931 के बाद आपने आंकड़े नहीं जारी किए, तो प्रश्नावली बनाई, सर्वे किया और 31 की जनगणना को आधार बनाया। तो चैप्टर 3 में आपको ये विस्तार में मिलेगा कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। ये तार्किक प्रक्रिया थी, इसलिए आपको मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। साक्ष्य कौन कौन से लाए गए, सामाजिक शैक्षणिक सर्वे कैसे किया गया, इसके विस्तार में बात की गई। और जनगणना वाली बात को तीसरे अध्याय के 7वें बिंदु में कहा गया है कि कैसे 1931 की जनगणना के आंकड़े हमने इस्तेमाल किए हैं, आपको तत्काल जनगणना करानी चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को कैसे उन्होंने उनके डेटा का इस्तेमाल किया, तो एक पूरा डेटा कलेक्शन साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ किया गया। अध्याय 4 में सामाजिक पिछड़ापन और जाति के कॉन्सेप्ट और वैचारिकी पर विस्तार में बात की गई है कि कैसे ये जात व्यवस्था काम करती है भारतीय समाज में, कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में वर्ण व्यवस्था बटी, फिर पेशों के आधार पर कैसे जातियां बनी और उन जातियों की सामाजिक स्थितियां क्या है, समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक संदर्भों का विश्लेषण आपको अध्याय 4 में मिलेगा। विस्तार में आपको ये बात आपको पढ़ने को मिलेगी। अध्याय 5 में जाति की सामाजिक गति विज्ञान है, कैसे जातियां काम करती हैं, कैसे वो आगे बढ़ती हैं, उनकी उन्नति, उनकी गतिशीलता, उनका ठहराव, ये कैसे काम करता है, इसमें मिलेगा। यानी मंडल कमीशन की रिपोर्ट केवल आपको ये नहीं है कि पिछड़े वर्ग का क्या क्या है, वो एक वैज्ञानिक दस्तावेज है। इसीलिए मैंने कहा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट घर घर में होनी चाहिए। 6वां अध्याय आप देखेंगे तो सामाजिक न्याय, योग्यता और विशेषाधिकार की बात कर रहा है कि कैसे आजीविका से लेकर के तमाम चीजें जुड़ी होती हैं और संवैधानिक प्रावधानों के तहत कैसे पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान दिए जाने की जरूरत है। और कुछ देशज मुहावरे, कुछ देशज तमाम चीजें, उसको लेकर के यह कमीशन
राजनीति का विश्लेषण करता है अपने दौर की। इसी जगह पर 15वें बिंदु में मेरिट का धज्जी उड़ाता है। मेरिट के नाम पर कैसे इन तबकों की नुमाइंदगी को रोका गया, इसके लिए भी आपको यह कमीशन की रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर तो हमला कर दिया जाता है कि आरक्षण वाले बिना मेरिट के हैं, वो तो पेट में कैंची छोड़ देते हैं, वो तो जो है 0 नंबर ले आते हैं, उनका बनाया पुल गिर जाता है और आप सहते रहते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट अगर आप पढ़ते तो मेरिट के नाम पर आप जवाब आंख में आंख डाल करके दे पाते कि ये जो विशेषाधिकार प्राप्त जो है समूह है, ये सबसे ज्यादा मेरिट विहीन है और मेरिट की पूरी संकल्पना ही किस तरह से दिक्कत तलब है। इसमें 6वां अध्याय आपको 15वें पॉइंट पर जरूर पढ़ना चाहिए। 7वां अध्याय है सामाजिक न्याय, संविधान और कानून के क्या प्रावधान है, कैसे कैसे तमाम कोर्ट केस हुए, तमाम कोर्ट केसों की इसमें जिक्र किया है, वो हाई कोर्ट के हों, वो सुप्रीम कोर्ट के हों, सामाजिक न्याय की प्रक्रिया से कैसे जुड़े हैं। मैं तो ये सोचता हूं कि आज अगर ये सारी चीजें आती तो कैसे उन कोर्ट केसों का रवैया इसमें जुड़ जाता। नीट का आरक्षण, रोस्टर का मामला, ये इसलिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को आपको पढ़ना चाहिए। अध्याय 8 है अन्य पिछड़े वर्ग के कल्याणकारी कार्यों में उत्तर और दक्षिण की तुलना। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है एक पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ऐतिहासिक गलतियों को दुरुस्त करना बहुत जटिल और कठिन प्रक्रिया है। जातियों में विभाजित हिंदू समाज में जाति व सामाजिक आर्थिक स्थिति नजदीकी से जुड़ी हुई है। मुट्ठी भर उच्च जातियों ने जीवन की सभी बेहतर चीजों पर कब्जा कर लिया और बड़ी संख्या में मौजूद निम्न जातियां सामान्य जीवन जीने की बुनियादी जरूरतों से भी वंचित रह गई। इसे देखते हुए स्वतंत्रता के बाद देश के सामने सबसे जरूरी मसला उच्च और निम्न के बीच खाई को पाटना व ज्यादा साम्यवादी समाज, समन्वयवादी समाज बनाने की कोशिश करना। यह है मंडल कमीशन की रिपोर्ट। इस मंशा से काम करती है। इस देश में आरक्षण और दलित पिछड़े आदिवासियों के खिलाफ जो नफरत भरी है, इसकी वजह से इस डॉक्यूमेंट को एकेडमिया में, आम रोजमर्रा में शामिल ही नहीं किया गया। अगर ये डॉक्यूमेंट घर घर पढ़ाया जाता तो सोचिए हम कितना तार्किक, विवेकशील, मानवतावादी विचार को अपने नई पीढ़ी को दे पाते और एक बेहतर दुनिया बनती। अध्याय 8 आपको वो संकेत कर रहा है। और फिर इसमें विस्तार में कैसे राज्यों में अलग अलग स्थितियां क्या क्या थी, कैसे कैसे उत्तर दक्षिण के राज्यों में क्या क्या चीजें हुई, कहां दक्षिण में ज्यादा व्यवस्थित तरीके से सामाजिक न्याय लागू हुआ, उत्तर में क्यों लागू नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमाम राज्यों के अलग अलग विश्लेषण किए गए इसमें। अध्याय 9 में केंद्र व राज्यों की ओर से जो साक्ष्य वो किए गए उसका विश्लेषण है। राज्य सरकारों के लिए जो प्रश्नावली है उसका विस्तार में यहाँ पर बात की गई। जो निराशा हासिल हुई इस आयोग को उसका भी जिक्र किया। इन्होंने आलोचना भी की है कि केंद्र ने ये गलती की, राज्य ने ये गलती की, तमाम आलोचनाएं आपको मिलेंगी। ये अपने बच्चों को पढ़ाइए, तब आपको पता चलेगा कि कैसे राज्यवार आंकड़े गलत हैं, झूठ बोला गया, शैक्षणिक आंकड़े नहीं है, उन राज्यों की इसमें मजम्मत की गई है और इसमें विश्लेषण किया गया है कि हम किस तरह से इनका विश्लेषण कर पाएंगे। और अंत में डेटा दे रहे हैं कि भाई यहां तो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ही नहीं। इसलिए मंडल कमीशन सिफारिश करता है कि भाई अगर आप इस देश को चलाने में 2%, 3% ऊंची नौकरियों में, सामान्य नौकरियों में 4-5%, 6%, लोअर ग्रेड की नौकरियों में 10 से 12% है, आबादी उनकी 52% है, तो ये देश चल कैसे रहा है, ये उस चैप्टर में अध्याय 7 में, 8 में, 9 में मिलेगा। 10 में फिर ये अध्याय है कि जनता से जुटाए गए साक्ष्य क्या हैं, उसका विस्तार में डिटेलिंग की गई। और लोकसभा में क्या हुआ, 7वीं लोकसभा में क्या हुआ, राज्य सरकारें कैसे धोखा देती रही, केंद्र सरकारें कैसे धोखा देती रही, आयोग का दौरा कैसे कैसे आगे बढ़ता रहा, इस पर विस्तार में बात की गई। अलग अलग जातियों की अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति है, इसका कंपैरेटिव एनालिसिस आपको इस किताब में मिलेगा। चैप्टर नंबर 10 में छोटी छोटी जातियां, तेली है, कुम्हार है, नाई है, बढ़ई है, मोची है, और उन जातियों का नाम कैसे बदल जाता है, राज्यों में अलग अलग है, केंद्र में कैसे उनको सूची में रखा जाए, राज्य में रखा जाए, इसका तार्किक विश्लेषण मिलेगा। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, केवल संकेत कर रहा हूं, लंबी वीडियो हो जा रही है, लेकिन आप पढ़िए कम से कम इन सारी चीजों को। 11वां चैप्टर है सामाजिक शैक्षणिक क्षेत्र सर्वेक्षण और पिछड़ेपन के मानदंड। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है नमूनों का सर्वेक्षण करने, सर्वे का संगठन करने, और इन सब के आधार पर जो उन्होंने मानदंड तय किया कि वो देखिए
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के संकेतक जो चुने। सामाजिक संकेतक में जाति, वर्ग, अन्य लोग सामाजिक रूप से पिछड़ा मानते हो, आजीविका के लिए शारीरिक श्रम पर निर्भर हो, कम से कम 25% महिलाओं और 10% पुरुषों का विवाह ग्रामीण इलाकों में हुआ हो, जाति वर्ग में कामकाजी महिलाओं का औसत राज्य की औसत कामकाजी महिलाओं की तुलना में 25% कम से कम 25% ज्यादा हो, जाति वर्ग जिनमें 5 से 15 शैक्षणिक आधार बनाया, 5 से 15 उम्र के बच्चों को स्कूल न जाने को मिला हो, 25% से ज्यादा हो अगर इनका, जाति वर्ग जिनमें 5 से 15 साल के स्कूल छोड़ने की दर जो है 25% से ज्यादा हो। इन सबको कैसे इनको सूची में रखेंगे कि इसको बाहर रखेंगे। आर्थिक आधार पर औसत संपत्ति कैसे 25% से नीचे हो, कच्चा मकान हो या पेयजल का स्रोत है कि नहीं है, उनका घर कितनी दूर है मुख्य सड़क से, तमाम तार्किक विश्लेषण करके पिछड़ेपन का आधार नापा गया। 12वें अध्याय में अन्य पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए हिंदू समुदाय में ओबीसी की बात की गई है। फिर विभिन्न राज्यों द्वारा अनुसूचित सूची जो ओबीसी की उसका विश्लेषण किया गया। गैर हिंदू समुदायों में ओबीसी कैसे काम करता है इसका विश्लेषण किया गया। सैयद, शेख, पठान और इन सारी चीजों में जैसे पसमानदा का सवाल है। और याद रखना होगा मंडल कमीशन ने गैर हिंदू पिछड़े तबकों को भी शामिल किया और उनको आरक्षण मिलता है, इसलिए मंडल कमीशन मुकम्मल दस्तावेज है राष्ट्र निर्माण का। ओबीसी की अनुवादित आबादी का विश्लेषण चैप्टर 12 के लास्ट में मिलेगा, जहां वो कहते हैं 12% है, जहां वो कहते हैं 52% ओबीसी की आबादी है। और वो आबादी इस चार्ट में आपको दिख रही होगी। उसमें तमाम जातियां, तमाम हिंदू फोल्ड में, कथित हिंदू फोल्ड में जो आती हैं, जो गैर हिंदू फोल्ड में आती हैं, उन सब जातियों का विश्लेषण। तो पहली वीडियो में तो केवल मैंने परिचय दिया है। इसके आगे जो अध्याय 13 है, यानी जिसमें सिफारिशें की गई हैं, वह सिफारिशें सबसे महत्वपूर्ण हैं। उसको देखने के लिए मेरे चैनल पर अगली वीडियो का इंतजार करिए और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि ये जरूरी दस्तावेज है, घर घर होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और रामचरितमानस, गीता, कुरान, बाइबल को घर से हटा करके संविधान और मंडल कमीशन की रिपोर्ट की किताब घर में रखिए, बच्चों को पढ़ाइए। आपका आज बदलेगा, बच्चों के लिए कल बदलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।